हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना आप अपना? किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? आज क्या पढ़ना है हमें? आज हमें मैथ का प्रश्नावली 9.3 पढ़नी है। अपनी एनसीईआरटी कक्षा 9 की प्रश्नावली 9.3। देखो, 9.3 पढ़ने से पहले आपको कुछ चीजों के बारे में जानकारी होना जरूरी है, जिसमें से मैंने वृत्त आपको समझा दिया है, जीवा आपको पता है, सर्वांग क्षमता आपको पता ही, चाप एक नया शब्द आया है जिसको हम लोग डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको चंद लाइनें लिखी हुई हैं, उन चंद लाइनों को आप देखेंगे और समझेंगे कि ये लाइनें कहती क्या है। फिर इसके बाद हम इस चैप्टर की जो भी प्रमेय है उन प्रमेय पे आते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए पहले बात करते हैं वृत्त क्या होता है। तो कोई बताएगा मुझे वृत्त की डिफिनेशन क्या होती है? देखो, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, सिर्फ चित्र के माध्यम से आपको बताऊंगा। नहीं, देखो, किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी के बिंदुपथ को क्या कहा जाता है? वृत्त कहा जाता है। सिंपल परिभाषा है। ठीक है, चाप इसको छोड़ते, जीवा क्या होती है? वृत्त की। अच्छा, परिधि क्या होती है? पहले इसको समझो। परिधि होती है वृत्त की जो बाउंड्री होती है, समझना। जैसे मैं आपको एक चित्र बनाऊं ऐसे, तो ये वृत्त की बाउंड्री है कि नहीं है? इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परिधि बोल देते हैं। तो परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है? आपकी जीवा कहलाती है। क्या कहलाती है? मैं बता चुका हूं आपको, रिवीजन केवल करा रहा हूं। ठीक है, धीमे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि थोड़ा गले में दिक्कत है, खांसी बहुत आ रही है। ठीक है, बात समझ में आई? सर्वांग क्षमता आपको पता होगी। सर्वांगक्षम क्या होते हैं? सर्वांगक्षम ऐसे दो चित्र कह दो, मिरर मतलब वस्तु कह दो, जिनको एक के ऊपर एक रखने पे आपस में एक दूसरे को ढक ले। देखो, बराबर नहीं कह सकते हम इनको, सर्वांगक्षम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके हाथ क्या है? एक दूसरे के सर्वांगक्षम है। ये जब एक दूसरे के ऊपर आते हैं तो क्या कर लेते हैं? आपस में ढक लेते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गए आपस में? सर्वांगक्षम। मैंने सर्वांगक्षम और संगत आपको अंतर समझाए है ना? चलो ठीक है, तो सर्वांग क्षमता समझ में आ गई, जीवा और वृत्त। अब चाप क्या होते समझो। देखो, जब हम वृत्त की डिफिनेशन पढ़ रहे होते तो हम क्या पढ़ते हैं? एक बिंदु से एक निश्चित किसी समतल पर एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर, निश्चित दूरी का बिंदुपथ क्या कहलाता है हमारा? लेकिन समझना गौर से, जब हम एक समतल पर एक बिंदु से निश्चित दूरी पर, तो जब हम वृत्त की परिभाषा करते हैं तो इसका पूरा बिंदुपथ देखते हैं। लेकिन जब चाप में करते हैं तो पूरा बिंदुपथ नहीं देखते, कुछ बिंदुपथ उसका देखते हैं। आधा बिंदुपथ कह दो, एक तिहाई कह दो, दो तिहाई कह दो। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, ऐसे करके ऐसे मारा, ऐसे करके ऐसे चाप मारा, ऐसे रख के ऐसे चाप मारा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका ये जो आकृति बन के आएगी, क्या बन के आएगी? चाप। अब समझ में आया? एक बार और बता देते हैं, समझो। जैसे आपको एक बिंदु दिया गया, कहा आपसे एक चाप खींचो यहां से, तो आप क्या करोगे? गोला प्रकार उठाओगे अपना, एक निश्चित दूरी पटरी से भरोगे, किस पे? गोला प्रकार से। और गोला प्रकार का जो नुकीला पॉइंट होता है उसको निश्चित बिंदु पे रखोगे, पेंसिल का बिंदु यहाँ पे रखोगे जितनी दूरी आपने भरी होगी, और ऐसे करके ऐसे घुमा दोगे, तो ये जो भी आकृति आपकी बनेगी ये आपकी क्या कहलाएगी? चाप। आप समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि चाप किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने डिफिनेशन किसी की नहीं लिखी है, केवल आपको एक बार रिवाइज करा दिए है। ठीक है, तो चाप समझ में आया। अब आते हैं इधर। इधर ये क्या कह रहा है? यदि किसी वृत्त की दो जीवाएं बराबर हो तो, देखो यहीं पे आपको एक चीज समझना है, बराबर जीवाएं, क्या एक वृत्त की बराबर जीवाएं हो सकती हैं कि नहीं हो सकती है? हो सकती है, कई नहीं, इनफाइनाइट बराबर जीवाएं हो सकती है। ठीक है, कैसे समझना? जैसे मैंने कहा कि एक वृत्त है, एक जीवा यहां से यहां तक खींचा, एक जीवा यहां से यहां तक खींचा। मैंने कहा कि ये दोनों जीवाएं बराबर है। अब कैसे आप बराबर करोगे? पटरी से आप देख के खींच सकते हो कि 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब इस, अच्छा, एक रेखा के द्वारा बना गया चाप क्या होता है? मतलब एक रेखा चाप कैसे बनाएगी? रेखा का चाप क्या होता है? समझना। रेखा, जैसे हमने रेखा को एक ऐसे खींचा, एक बिंदु से रखा और गोला प्रकार का दूसरा बिंदु पर रखा। ठीक है, जैसे मान लो कि ये यहां तक है आपकी, मेरा हाथ ही बड़ा नहीं है तो क्या करें, जितना है उतने में समझो। जैसे कोई सीधी रेखा है और जो लाइन हमने खींची है, लाइन का चाप किसे कहते हैं? इसको समझो। जितनी लाइन है उसके एक सिरे पे गोला प्रकार की नुक रखेंगे, एक तरफ पेंसिल की, और ऐसे करके ऐसे खींच देंगे ना, मतलब कुल मिला के ऐसे करके ऐसे कर देंगे।
या फिर आप यहाँ ना रख के यहाँ से कैसे ऐसे खींचोगे, ये दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दे तो ये वृत्त का क्या ये रेखा का क्या कहलाएगा, रेखा का चाप कहलाएगा। ऐसे मत करना, वो ऐसे नहीं आएगा जैसे मैं बता रहा था, यहाँ ऐसे रख के, वो ऐसे रखोगे तो ये ऐसे कुछ ऐसे चला जाएगा, ऐसा नहीं। कहीं पे आप ऐसी जगह पेंसिल रखो जहां से दोनों बिंदु आपको एक चाप में मिल जाए, ठीक है। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है? चलो थोड़ा बहुत समझ में। अब अच्छा बताओ, इस रेखा का चाप कौन सा होगा, ये वाला होगा, होगा कि नहीं होगा? इस रेखा का चाप कौन सा होगा, ये वाला चाप होगा, यही तो चाप तो होंगे। अब देखो वो क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की दो बराबर, अगर ये दोनों बराबर है, क्या जीवाएं बराबर है, तो उनके संगत चाप, मतलब ये और ये सर्वांगसम हो जाएंगे, बराबर नहीं होंगे, सर्वांगसम। मतलब जब ये उठा के इसको ऐसे पलट के रखोगे तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ढक लेंगे, मूंद लेंगे, जैसे आपका हाथ एक दूसरे पे मूंद लेते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई कि वो क्या कह रहा है? ये सारी चीजें, ये बेसिक है आपका इस चैप्टर 9.3 का। आप एक बार बेसिक कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद हम इसकी प्रमेय के बारे में पढ़ते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में, नोट कर लो इसको, ये वाला नोट करना है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूं, ये नोट कर लो, एक चित्र बना लो और रेखा चाप लिख लो, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आगे अगली चीज बताएंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 के प्रमेय 9.7, प्रमेय 9.8, प्रमेय 9.9 की। ये एक कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, इससे बची हुई दो प्रमेय वो अलग कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, जो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में बात करती है, ठीक है। तो पहले हम इनको समझेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में उसको समझेंगे, ठीक है। पहली प्रमेय क्या कह रही है, देखो इसमें हम प्रूव नहीं करा रहे, केवल आपको प्रमेय समझा रहे हैं, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट थी इससे पहले वाली वो मैंने करा दिया था आपको, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आपको इनको कथन को समझना है कि ये कह क्या रही है। तो पहली प्रमेय क्या कह रही है, वृत्त एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित, अच्छा आंतरित मतलब क्या होता है ये बताओ मुझे, अंदर, वृत्त के अंदर आंतरित कोण, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दोगुना होता है, कैसे समझो। जैसे मैंने कहा कि कोई एक वृत्त है, समझना गौर करके, ये क्या है आपका वृत्त है, ये सेंटर ये हो गया, ठीक है। आप समझो क्या कह रहा है, एक चाप द्वारा, आप कोई एक चाप ले लेते हैं, हम मानते हैं कि मैंने ये वृत्त से ये चाप ले लिया, इसको ऐसे मिला दिया तो ये चाप हो गया, ठीक है। केंद्र पर आंतरित कोण, इससे जो केंद्र पर आंतरित कोण होगा कौन कौन सा बनेगा, कुछ ये बनेगा और ये आएगा, तो कुछ ये कोण बनेगा, मतलब इसको ए बी अगर हम सी नाम दे दे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो ये कह रहा है कि कोण एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण मतलब सी, मतलब इसको क्या लिखेंगे, कोण ए सी बी, ये किसके बराबर होगा इसके बारे में बात किया है। वृत्त कोण वृत्त के शेष, शेष कितना भाग बचेगा, यहां से यहां तक पूरा वृत्त का भाग बच रहा है, हमने इतना ही तो लिया है। क्या कहा है, शेष भाग के किसी बिंदु से, मैंने मान लिया कि इसका बिंदु एक यहाँ पे है, ठीक है, किसी बिंदु पर आंतरित कोण का दोगुना होता है। अच्छा अब यहां अगर इस बिंदु पर कोण का आंतरित कैसे करेगा, कुछ इस प्रकार से आंतरित करेगा, ऐसे करके करेगा कि नहीं करेगा, तो जो ये कोण बनेगा मैं मानता हूं कि इसको ई मान लेते हैं, तो ये जो कोण होगा जो केंद्र पर बन रहा होगा ये इसका क्या होगा, जस्ट दो गुना होगा, कितने गुना होगा, दो गुना, मतलब दो गुणे कोण ए ई बी के, बस ये यही बात हमसे कहना चाह रहा है। एक बार अब मैं पढ़ के बताऊंगा तो समझ में आएगा आपको, समझो मेरी बात को। क्या कह रहा है, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण, एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरित कोण मतलब ये अंदर वाला, वृत्त के शेष किसी भाग का, शेष भाग ये और ये बचा है, हमने इतना ही अपने यूज पे लिया हुआ है, शेष भाग के किसी बिंदु पर, कोई भी एक बिंदु, इसको यहां ले लो यहां ले लो यहां ले लो कहीं पे भी ले लो, बिंदु पर आंतरित कोण, यहाँ का जो कोण बनेगा उसका क्या होगा, ये जस्ट डबल होगा, जस्ट दो गुना होगा, कितना होगा, दो गुना होगा। तो ये प्रमेय आपकी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चनों पे ये प्रमेय लगेगी, तो इसको मोस्ट करके आप लोग रखें। यहां तक बात समझ में। अब प्रमेय आती है 9.8 में, देखो प्रमेय 9.8 क्या कहती है, एक ही वृत्त खंड के कोण बराबर होते हैं। अब समझना, जैसे मैं एक चित्र बनाऊं इस प्रकार से, आपका वृत्त, ये वृत्त लग रहा है, आलू लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, अब सही लग रहा है ना।
अब जैसे मैंने कहा कि इसका कोई एक वृत्तखंड ले लो, वृत्त का, अच्छा वृत्तखंड समझते हो, यही चाप आपका, ठीक है। तो मैंने क्या लिया, एक इस प्रकार से क्या ले लिया, एक चाप ले लिया या वृत्तखंड ले लिया, जो भी आप कहना चाहो। क्या कहा, एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं, अलग अलग बिंदुओं पे बनने चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक यहाँ पे बना दो, एक यहाँ पे बना दो, बनाओ जरा सा। तो यहाँ पर जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा वो, और वहां पे जो बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। मतलब ये कोण इस कोण की क्या होगा, बराबर होगा। ये सी पे मिल रहा है, ये डी पे मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, कोण ए सी बी, कोण ए सी बी बराबर होगा किसके, कोण ए डी बी के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये एक ही रेखाखंड के हैं या एक ही वृत्तखंड से बना है। देखो ये वाला कोण भी इतने ही वृत्तखंड से बन रहा है आपका, और ये वाला कोण भी इतने ही वृत्तखंड से आपका बन रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रमेय समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आ गई। अब बात करते हैं इस प्रमेय की। ये प्रमेय देखने में तो बहुत लंबी है, लेकिन इसको समझना उतना ही आसान। कैसे समझो, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, कोई दो बिंदु है, जैसे मैंने कहा कि ये और ये, इन दोनों को ऐसे करके क्या कर दो, मिला दो। मिला दिया हम लोगों ने, पॉइंट आउट थोड़ा ज्यादा कर देते कि आपको दिखे बेटर, पॉइंट आउट कर दिया हमने। यहां तक बात समझ में। क्या कहा, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा के, अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा का मतलब होता है उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के, अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा की एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदु, मतलब ये एक रेखा है जो इसको अंतर्वृष्ट कर रही है, मतलब मिला रही है इसके एक ही ओर। हमने एक कोण यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे ले लिया। क्या कहा है, करने वाले रेखाखंड एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करते हैं। मतलब कुछ इस प्रकार से, यही वाली प्रमेय का जस्ट उल्टा है ये। जो प्रमेय मैंने ये जो प्रमेय मैंने आपको बताई है ना, इसमें क्या बताया था मैंने कि एक चाप के द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है, एक चाप के एक वृत्तखंड के द्वारा कोण बनाया गया बराबर होता है। अब ये क्या कह रहा है कि यदि ये दोनों कोण बराबर हो, एक रेखा को अंतर्वृष्ट करने के अंतर्वृष्ट करने वाली रेखा के एक ही ओर स्थित अन्य दो बिंदु समान कोण अंतरित करते हैं, मतलब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाए, तो इसकी कंडीशंस क्या बनेगी कि ये जो चारों बिंदु हैं आपके, ये किस पर स्थित होंगे, एक वृत्त पर स्थित होंगे, एक वृत्त पर स्थित होंगे। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रमेय आपकी ऐसी है, ये है और ये है, समझ में आए। नामकरण कर सकते हो आप ए बी सी एंड, ठीक है। तो समझ में आया, आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ में, तीनों प्रमेय आपको समझ में आई होंगी। अब इसके बाद मैं चक्रीय चतुर्भुज आपको समझाऊंगा, फिर इससे रिलेटेड दो प्रमेय बताऊंगा, फिर आज की क्लास को यहीं पे एंड कर देंगे, कल नेक्स्ट प्रश्नावली चालू करेंगे, ठीक है। तो नोट कर लो इसको, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं प्रश्नावली 9.3 की। चक्रीय चतुर्भुज को समझेंगे, प्रमेय 9.10 को समझेंगे, प्रमेय 9.11 को समझेंगे, और इस चैप्टर की बेसिक को यहीं पे खत्म कर देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्या चालू करेंगे, क्वेश्चन चालू करेंगे, ठीक है, कल की क्लास में। सबसे पहले यही जानते हैं कि भाई चक्रीय चतुर्भुज ही क्या होता है, क्योंकि ये दोनों प्रमेय हमारे चक्रीय चतुर्भुज के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमें यही पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो इसकी डिफिनेशन मैंने लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। क्या कह रहे हैं, यदि किसी चतुर्भुज के चारों बिंदु, भाई चतुर्भुज के कितने बिंदु होंगे, चार बिंदु होंगे, चार भुजाएं होंगी, और चार ही अंतःकोण होंगे, चार ही बाह्यकोण होंगे। इसी प्रकार से त्रिभुज में तीन बिंदु होंगे, तीन रेखाएं होंगी, तीन अंतःकोण और तीन बाह्यकोण, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो इसमें क्या कहा है कि चारों बिंदु किसी वृत्त पर स्थित हो, मतलब कहने का कि ऐसा कोई वृत्त, या फिर आपने अगर प्रमेय नंबर 9.9 पढ़ी हो तो उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज ही तो बन रहा था कि नहीं बन रहा था। चलो अगर नहीं ध्यान है तो मैं नीचे बना रहा हूं चक्रीय चतुर्भुज। जैसे मैंने कहा कि ये एक वृत्त है, इसमें आप कोई चार बिंदु ऐसे 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 और ऐसे ले लो,
इनको आपस में क्या कर दो, ऐसे मिला दो, तो इनसे एक चतुर्भुज का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो चतुर्भुज आपका ए बी सी डी जो चतुर्भुज बनेगा, ये चतुर्भुज क्या कहलाएगा आपका, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि इसके चारों बिंदु वृत्त पर स्थित है। वृत्त पर स्थित होने का मतलब है कि वृत्त की परिधि पर स्थित होना, वृत्त की परिधि पर स्थित होना। तो ये आपका क्या कहलाएगा, चक्रीय। तो आई होप अब आपको ये बात बढ़िया से समझ में आई होगी। तो चलो, चक्रीय चतुर्भुज समझ में आया कि ऐसे वृत्त, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों कोण, सॉरी चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित हो। ठीक है, अब बात करते हैं प्रमेय 9.10 की। क्या कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज। तो आपको दिमाग में आना चाहिए ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों बिंदु कहां पे स्थित होंगे, वृत्त पे। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, अच्छा सम्मुख कोण ये है, कोण ए, कोण सी, कोण बी, कोण डी। तो अच्छा सम्मुख कोण कौन कौन से होंगे, सम्मुख कोण। तो इस अगर आप इस चित्र में देखेंगे तो कौन कौन से होंगे, कोण ए किसके सम्मुख हो जाएगा, कोण सी के, और कोण बी किसके सम्मुख होगा, कोण डी के। सम्मुख कोण मतलब जस्ट आमने सामने, बी के सामने डी है, ए के सामने सी है। तो क्या कहा है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण के प्रत्येक युग्म, युग्म मतलब इनका जोड़ा, प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होगा। मतलब कोण ए प्लस कोण सी बराबर होगा 180 अंश, कोण बी प्लस कोण डी बराबर होगा 180 अंश। तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आई, ये प्रमेय आपको समझ में आई कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है आपका, 180 अंश होता है। ठीक है, उनका योग क्या होता है, 180। अब इस प्रमेय को पढ़ते हैं, प्रमेय 9.11 क्या कहती है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण के एक युग्म का योग 180 अंश हो। जस्ट इसी का उल्टा उसने कह दिया है। तो क्या कहा है इस प्रमेय में, समझो। कह रही है कि एक अगर कोई चक्रीय चतुर्भुज है, इस प्रकार से कोई वृत्त हमने बनाया, ठीक है, मैंने इसमें कोई वृत्त ऐसे करके कोई वृत्त आपस में क्या किया है, खींचा है ऐसे। ठीक है, तो इसमें अगर उसने ये बात कही है कि कोई एक युग्म पकड़ लो, दो युग्म बनेंगे इसमें, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कौन कौन से, ए और सी का बनेगा, बी और डी का बनेगा, ए कॉमा सी का बनेगा और बी कॉमा डी का बनेगा। इसने कहा है कि यदि किसी भी युग्म का, चाहे ए और सी हो जाए चाहे बी और डी, अगर हमने किसी हिसाब से 180 अंश सिद्ध कर दिया इनके सम्मुख कोणों का योग, इन दोनों में से हमने किसी एक को 180 अंश के बराबर सिद्ध कर दिया, इसका मतलब सेम, कहने का मतलब है कि ये चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये चतुर्भुज के जितने भी बिंदु होंगे, चार बिंदु कहां पे स्थित होंगे, आपके केंद्र, इसमें वृत्त की परिधि पर स्थित होंगे। समझ में आया आपको, ये प्रमेय, ये प्रमेय, ये प्रमेय। तो आज का 9.3 के बेसिक खत्म होते हैं। कल से नेक्स्ट क्लास से क्या चालू होंगे, आपके क्वेश्चन चालू होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो के नीचे वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ तक साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स बनाते रहिए और अपनों का और अपना ख्याल रखते रहिए। धन्यवाद।